नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिषन और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पूरे बंगाल में बीजेपी का बंद प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। नॉर्थ 24 परगना में फायरिंग मामले में एक्शन भी लिया गया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की गई। हमले को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप, पहले बॉम्ब फेंका फिर फायरिंग हुई, ये बीजेपी ने ये आरोप लगाया है। अब इसी के साथ गुजरात से आपको खबर बताते हैं, जहां गुजरात में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। सौराष्ट्र के 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की है। बाढ़ बारिश की स्थिति को लेकर बातचीत की गई है। बता दें कि 27 जिलों में रेड अलर्ट भी किया गया है। 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सेना एनडीआरएफ ने 23,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे यह बैठक की जाएगी। सरकार के कामकाज, आगे की रणनीति पर इसमें चर्चा भी हो सकती है। और देखिए, अब खबर आपको लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बता रहे हैं, जहां की उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के बदले गए हैं नाम। पुरानी गौरवशाली पहचान को वापस लाने की पहल की गई है। यहां पर धार्मिक पहचान, महापुरुषों के नाम पर स्टेशनों के नाम रखे गए। अकबरगंज स्टेशन का नया नाम अब तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। वहीं अखिलेश ने बोला है कि नाम नहीं, स्टेशन के हालत बदलने चाहिए। रेलवे एक्सीडेंट रोकने के लिए भी काम करे, अखिलेश यादव का यह बयान आया नाम बदलने पर। और अब मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, जहां की भोपाल में बजरंग दल ने बचाए कई गौवंश। जी हां, बता दें, बजरंग दल ने यहां पर भोपाल में कई गौवंश को बचाया है। गौ तस्करी की खुफिया जानकारी के बाद यह एक्शन लिया गया। कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं। और देखिए, अब हम गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात से आपको बता दें, यहां पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए गुजरात से जो हम आपको बता दें कि गुजरात की खबर पर हम चलते हैं, जहां आपको बता दें उत्कल ठाकुर यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं। उत्कल, जानना चाहेंगे, गुजरात में मूसलाधार बारिश का ये जो हाहाकार मचा हुआ है, इससे तबाही मची हुई है। वहीं 3 जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यहां पर बताया जा रहा है। और पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से इस बारे में बातचीत भी की है। तो क्या कुछ बाढ़ और बारिश से वहां पर स्थिति और क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, पिछले 48 घंटे से गुजरात में बारिश का प्रकोप गुजरात ने झेला है। गुजरात के 33 जिलों और 252 तहसील में सर्वाधिक बारिश हुई है। सीजन का 115% बारिश ये 2-3 दिनों में ही हो चुका है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर जो है वो सौराष्ट्र और कच्छ पर टूट पड़ा है, जहां इतनी विकट स्थिति है कि आज भी वहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। गुजरात के सभी शालाओं में और उच्च माध्यमिक शालाएं और कॉलेजेस में शैक्षणिक कार्य कल भी बंद था, आज भी बंद घोषित किया गया है। जैसे आपने बताया कि 27,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 15 लोगों की इस मूसलाधार बारिश में मृत्यु हो चुकी है। गुजरात सरकार जो है वो पूरी स्थिति पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, कल सौराष्ट्र और कच्छ के सभी जिलों में एनडीआरएफ से बढ़कर आर्मी को डिप्लॉयड किया गया है, क्योंकि वहां स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। वहां अमूमन जो है वो बारिश कम होती है, लेकिन सीजन का 115-120% बारिश ये 3 दिनों में ही हो जाने के कारण स्थिति भयावह और विकट बनी हुई है। जी जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम जो है किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और बचाव के लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, गुजरात के, जब मैं बता दूं कि जब से ये मौसम विभाग ने गुजरात पर ये बारिश का अनुमान लगाया था कि इस प्रकार से बारिश हो सकती है, तभी से गुजरात सरकार ने पहले से ही सभी जिलों में एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी थी। इसके कारण जो है जान हानि कम हो पाई है और 25 से 27,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई है
कि राहत कार्य में भी दिक्कत आ रही है और गुजरात के 36 जो बड़े हाईवे हैं वो टूट चुके हैं और 636 जो अप्रोच रोड्स हैं जो स्टेट हाईवे कहे जाते हैं वो अभी बंद बताए जा रहे हैं। इसलिए बारिश के कारण गुजरात सरकार को राहत कार्य में दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी के कारण, सरकार ने जो पहले से ये टीम डिप्लॉय कर दी थी उसके कारण जो जान की हानि होनी है वो आंकड़ा कम हो सका है। जी जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है, तो इस बातचीत में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, आज सुबह नरेंद्र भाई ने भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है और गुजरात की जो पूर्व की स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति है उसका जायजा लिया है और आश्वासन दिया है कि जितना भी नुकसान हुआ है गुजरात को उसकी भरपाई की जाएगी और हो सकता है तो वो हवाई दौरा भी गुजरात का करे, ऐसा आयोजन हो रहा है। ठीक है उत्कल जी, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहें और आपको बता दें अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तमाम जानकारी के साथ हमारे बीच मीनाक्षी जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, दिल्ली में आज मंत्री परिषद में अहम बैठक होने वाली है और पीएम मोदी अध्यक्षता भी करने वाले हैं। 4 बजे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग तो होती ही रही है, लेकिन मंत्री परिषद की बैठक पहली बार होने जा रही है। शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में मोदी 2047 तक देश के विकास की जो रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं, जैसा कि उनका विजन है कि 2047 तक जो है वो देश को और विकसित बनाएंगे, विकासशील बनाएंगे। और यहाँ पर जो है बड़ा विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, देश को विकसित करना है। उस बैठक में सभी मंत्रियों को जो है दिशा निर्देश दी जाएगी कि वो किस तरीके से अपनी अपनी मिनिस्ट्री में काम करें और किस तरीके से जनता के साथ जो है जनता की समस्याओं का समाधान करें, जनता की बात को सुने। क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश देते हुए ये कहा था कि किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो माफ नहीं की जाएगी और जनता के लिए जो है उन्हें लगातार काम करना होगा और जनता के लिए काम करना होगा। और सभी क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ शिकायतें सुनने को मिली थी कि जनता का ये कहना था कि मंत्री है उससे बातचीत नहीं करती। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सभी को कहा है कि वो जो है लगातार जो भी उनको जिम्मेदारियां मिली है अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए और जो भी फाइल है वो टेबल पर 24 घंटे से ज्यादा जो है नहीं टिकनी चाहिए, उसके काम होना चाहिए और सभी अपने अपने जो दायित्व है वो अच्छे से निभाए। इसके साथ ही जो इस बैठक में आज 12 इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी मिल सकती है और करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत से ये इंडस्ट्रियल पार्क जो है बनने का प्रस्ताव रखा गया है और इसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत जैसे 10 राज्यों में इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, जिससे जो सुनने में आता है जो युवाओं की शिकायत है कि वो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके और यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है भारत अपनी खुद उत्पादन करे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है। जी मीनाक्षी जी, क्या इन तमाम आयाम के अलावे भी क्या ये हो सकता है कि इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कोई रणनीति तैयार की जाए? देखिए चुनाव पर तो फोकस रहता ही है, सरकार तभी काम कर पाएगी जब वो सत्ता में रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है जनता को लेकर और जनता के मन में क्या चीज को लेकर भी समीक्षा की जा रही है और कितना यहाँ पे मंत्रियों ने कार्य किया है अभी तक। मोदी सरकार के जो मंत्री है उन्होंने कितना काम किया इसकी भी समीक्षा ली जाएगी जनता की, क्योंकि कितने कई माध्यमों से जो है मिनिस्ट्री जो है कई माध्यमों से जनता की राय भी ले रही है कि किस तरह की उनकी शिकायत है, किस तरह का उन्हें जरूरत है, तो उस पर भी यहाँ पर काम की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये सब जो है जितने भी डिटेल्स है उन पर खुद निर्णय लेंगे और समाधान करेंगे और सबसे राय ली जाएगी कि किस तरीके से और ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से किया जा सके और किस तरीके से देश में विकास किया जा सके, जनता खुश रहे और जनता की जितनी भी शिकायतें हैं उनका समाधान किया जा सके। तो यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर भी ऑफकोर्स काम किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है। तो वहां पर जिन राज्यों में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर खास ख्याल रखा जाएगा और इसके साथ ही
जो महाराष्ट्र एवं बिहार है उसमें अभी हाल ही में है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जल्द ही इनको कुछ बड़ी योजनाएं मिले। ठीक है मीनाक्षी जी, आप इस खबर पर बने रहे हमारे साथ। और देखिए अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। यहां पुरानी गौरवशाली पहचान को वापस लाने की कोशिश की गई है। धार्मिक पहचान को महापुरुषों के नाम पर स्टेशनों के नाम रखे गए हैं। अकबरगंज स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसे बदलकर तपेश्वर नाथ धाम किया गया है। इसी के साथ इस पर अब अखिलेश यादव का तंज, उनका जो स्टेटमेंट है, बयान है, वो सामने आया। अखिलेश यादव ने बोला कि नाम नहीं, स्टेशन के हालात बदलने चाहिए। तो देखिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, इनमें कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं और ये पहल किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, योगी सरकार लगातार जो उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने वाले काम है उसको लेके लगातार निर्भर रहती है और गतियां देने का काम करती है। और इसी क्रम में इसके पहले भी कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं और आज 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसमें उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में सियासत यूं तेज हो गई है क्योंकि जो अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी है, जो मुसलमानों की मसीहा कही जाती है, उनको इस फैसले से ऐतराज हुआ है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सरकार पहले रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदले, यानी कि वहां सुंदरता और गुणवत्ता का काम जो है वो अधिक स्तर पे किया जाए। नाम बदलने से कहीं कोई विकास नहीं होने वाला है। तो विकास के पहिए पे यदि सरकार है, योगी सरकार सवार है, तो उस पर आपत्तियां दर्ज करने का काम जाहिर सी बात है, सियासत तेज होती है और वही कारण है। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रेल एक्सीडेंट रोकने के लिए भी काम करें। यहाँ पर नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, स्टेशन के हालात बदलने चाहिए, ये अखिलेश यादव ने तंज किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। पुरानी गौरवशाली पहचान को वापस लाने की पहल की गई है। यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पर हिंदू और धार्मिक पहचान बनाने की कोशिश की गई है। महापुरुषों के नाम पर स्टेशनों के नाम रखे जाने की पहल की गई है। अकबरगंज स्टेशन का नाम बदला गया है। अकबरगंज स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। बता दें आपको कि रेल एक्सीडेंट रोकने के लिए भी काम करे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो आपत्ति जता रहे हैं नाम बदलने पर। 8 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव आपत्ति जताते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष की तरफ से योगी सरकार पर वो कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होना है, स्टेशन के हालात बदलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रेल एक्सीडेंट रोकने के लिए काम करना जरूरी है। तो आपको बता दें यहाँ पर अकबरगंज स्टेशन के साथ ही 7 और रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भोपाल से जुड़ी, गौवंश से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। रामस्वरूप जी, जानना चाहेंगे, बजरंग दल ने यहां पर बड़ी पहल की है। उन्होंने 2 ट्रक गोवंश को बचाने की कोशिश की है। खुफिया जानकारी के जरिए ये एक्शन लिया गया है। जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, बजरंग दल ने इस पर क्या कुछ पहल किया है, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है? क्लिप। भोपाल में बजरंग दल ने कई गोवंश की जान बचाई है। बता दें कि गौ तस्करी की खुफिया जानकारी के बाद यह एक्शन लिया गया है। कार्यकर्ताओं ने इस गौ तस्कर को पकड़ा है। गोवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े गए हैं। एक ट्रक भागने में, फरार होने में कामयाब हो गया। गोवंश काटकर अवशेषों को जलाने का अंदेशा जताया जा रहा है। यहां पर सिस्टम पे भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नगर निगम की भूमिका पर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें,
ये जो गाड़ियां हैं वो नगर निगम की बताई जा रही है। वहीं गोवंश काटकर अवशेषों को जलाने का अंदेशा जो जारी किया गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम की हेराफेरी नजर आ रही है, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे सरकारी सिस्टम के द्वारा वो सभी अवशेषों को जलाया जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि जानकारी के बाद एक्शन में कार्यकर्ता आए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता इस पर एक्शन मोड में आए और गोवंश से भरे 2 ट्रक को उन्होंने पकड़ लिया और इसी के वजह से कई गोवंश की जिंदगी बचाई गई। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बहुत ही खुफिया तरीके से गोवंश से भरी 3 ट्रक आधी रात को सड़क से गुजरती नजर आई और बहुत ही खुफिया जानकारी के अनुसार बजरंग दल ने इसे रोकने की मुहिम शुरू की, जिस दौरान एक ट्रक सफलता से भागने में, फरार होने में कामयाब हो गया और उसके बाद 2 ट्रक जो है वो आखिरकार उसे पकड़ लिया गया, जिसमें 2 ट्रक में काफी ठूस कर गोवंश को भरे गए थे। गोवंश को ले जाया जा रहा था और गो तस्करी की खुफिया जानकारी के बाद ये एक्शन लिया गया। वहीं बता दें, कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े, एक ट्रक फरार हो गया। गोवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जहां बताया जा रहा है कि गोवंश काटकर अवशेषों को जलाने का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि जिस ओर ये ट्रक जा रही थी, 2 ट्रक जिस ओर जा रही थी, जिस जगह से बजरंग दल ने धावा बोलते हुए ये 2 ट्रक को रोका है। और देखिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। रामस्वरूप जी, जानना चाहेंगे, यहाँ पर गोवंश काटकर अवशेषों को जलाने का भी अंदेशा जताया जा रहा है, नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सवाल हैं इस पूरी घटना से। जानना चाहेंगे कि ये सिस्टम पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, किस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों की क्या पहल हुई, किस तरीके से ये गोवंश से भरे 2 ट्रक को रोका गया और कब्जे में लिया गया? देखिए, ये जो 3 ट्रक थे, ये नगर निगम प्रशासन के तीनों ट्रक हैं और ये तीनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगा हुआ एक गांव आता है परवलिया गांव में एक कांजी हाउस है और वहां बहुत सारे जो गोवंश है उस कांजी हाउस में लंबे समय से वहां रखे जा रहे थे। खासतौर से इनमें गोवंश में जो गायों के बछड़े हैं उनकी आयु 1.5 से 2 वर्ष से ज्यादा नहीं है और सभी बछड़े हैं, उनमें गाय कोई भी नहीं है। तो एक ये अलग तरह का मामला है जो किसी और तरफ इशारा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई सहज घटना नहीं है, पूरी तरह से असहज घटना है, संवेदनशील मामला है। नगर निगम प्रशासन इस पूरे मामले में मुलव्वे से शामिल है, क्योंकि पिछले दिनों इस पूरे मामले की भनक हिंदू संगठनों को लगी। सुदर्शन न्यूज ने और विश्व हिंदू परिषद ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और हमने इन तस्करों का परवलिया गांव से लेकर और आदमपुर जो गांव है, आदमपुर छावनी, वहां तक पीछा किया और एक जगह पर जाकर सुदर्शन न्यूज, विश्व हिंदू परिषद उन ट्रकों को पकड़ने में सफल हुए। हालांकि एक ट्रक भागने में सफल हो गया। दोनों ट्रकों में गोवंश जो है वो ठूस कर भरे गए थे और उन्हें परवलिया से, जैसे कि मैंने आपको बताया, परवलिया से लाए गए। ये जो ट्रक थे ये नगर निगम प्रशासन के थे और इनके जो चालक थे वो सभी दुर्भाग्यवश हिंदू थे। पूछताछ में इनने गोलमोल जवाब दिए। इन्होंने ये कहा कि ये जो गोवंश है ये किसी गौशाला में छोड़ने लाए थे। दूसरा ये जवाब दिया कि इन्हें कहीं जंगल में छोड़ा जाना था। लेकिन ये 2 बातें बुनियादी रूप से बिल्कुल मिथक और झूठ से कहीं ना कहीं संबंध रखती है, क्योंकि इसका सच्चाई से कहीं भी कोई तालमेल नजर नहीं आता। क्योंकि वो जो जगह है जहां इनको छोड़ा गया था वहां एक मशीन लगी हुई है, सिस्टम लगा हुआ है जिसमें आवारा पशुओं के मर जाने पर उन्हें जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी कि इन गोवंशों को काटा जाना था, इनकी खाल और इनका मांस और इनके जो दूसरे उपयोगी जो अवयव हैं, जो चीजें हैं, उनको कहीं तस्कर करना था और जो इनका अवशिष्ट जो पदार्थ निकलना था, हड्डियां और दूसरी चीज, उसे कहीं ना कहीं इस संयंत्र में, इस सिस्टम में जलाया जाना था। इस तरह की आशंकाएं हिंदू संगठनों के द्वारा व्यक्त की जा रही है। मामले की लगातार पुलिस कर रही है। नगर निगम प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गोल जवाब दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात में कहीं भी कभी भी ऐसा कानून है कि किसी भी तरह से पशुओं का परिवहन नहीं किया जा सकता, यह गैर कानूनी है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी वाहन में 7 से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से ज्यादा किसी भी वाहन में पशुओं को नहीं भरा जा सकता। यदि उससे ज्यादा भरा जाता है तो यह पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी काम माना जाएगा।
तो ये दो तो अब बड़े बड़े ऊपर ही निकलकर दो बातें सामने आती। एक तो ये कि रात के वक्त इनको ले जाया जा रहा था, दूसरी बात ये कि ठूस ठूस कर भरा गया था, 7 से ज्यादा इनकी गिनती थी। तो एक पशु क्रूरता अधिनियम और एक रात के वक्त इनको ले जाना, ये दो गैर कानूनी बातें सामने आती हैं। तीसरी बात, नगर निगम प्रशासन की गाड़ियां थी जो चीख चीख कर ये बता रही है कि नगर निगम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त था। और इसी तरह की जो बातें हैं वो हिंदू संगठनों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो बातें कही जा रही है। सुबह सन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हमने उनकी वाइट्स, उनके स्टेटमेंट्स थी कुछ देर पहले 11 बजे के बुलेटिन में उनको सुनवाए थे। तो ठीक है रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। और चलिए यहाँ पर फिलहाल इतना ही वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।